हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, एनर्जीज चेंज इन एडजॉर्प्शन, अधिशोषण में ऊर्जाओं के परिवर्तन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, जो एडजॉर्प्शन है इसमें मेनली 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस होते हैं। इनमें से एक तो है एंथैल्पी चेंज, एक होगा एंट्रोपी चेंज और एक होगा इसमें क्या, फ्री एनर्जी चेंज। हम इन तीनों को अलग अलग समझेंगे। इसमें मैं जो सबसे पहले एनर्जी चेंज ले रहा हूं और वो है एंथैल्पी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन। तो देखो, एक कांस्टेंट प्रेशर में, ठीक है, प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट प्रेशर में 1 मोल एडजॉर्बेट के एडजॉर्प्शन में जितना एनर्जी चेंज होता है उसे बोलते हैं क्या, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन। अब देखो, एडजॉर्प्शन एक अट्रैक्शन और रिटेनिंग इनकी फिनोमिना है। मतलब इसमें जो एडजॉर्बेंट होता है उसकी सरफेस और जो एडजॉर्बेट होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन आता है। इस अट्रैक्शन के कारण ही इसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है। मतलब ये है कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। समझ गए ना, क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्शन से रिलेटेड है। किसके बीच में अट्रैक्शन होता है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए इसमें हीट रिलीज होगी। या तो हम कह सकते हैं कि जो हीट इन जो एंथैल्पी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब डेल्टा एच यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल की बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं किसके, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के, उनके बीच में वीक वंडर वाल फोर्सेस होते हैं। इसलिए इसमें जो हीट रिलीज होती है वो काफ़ी कम अमाउंट में होती है। समझ गए ना, काफ़ी कम निकलती है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो वहाँ एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, इसलिए वहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। यही कारण है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में इसकी वैल्यू होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल ड्यू टू वीक वंडर वाल फोर्सेस। और जो केमिकल एडजॉर्प्शन है यहाँ 40 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल होती है, क्योंकि इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह से फिर से मैं डिफाइन कर दूं कि टोटल हीट चेंज इन एडजॉर्प्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड, ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन। फिर आगे लिखा है कि एडजॉर्प्शन इज द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस। एज अ रिजल्ट हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन। Thus adsorption is exothermic process, therefore delta H is नेगेटिव। ये बात समझ गए होंगे कि जो एडजॉर्प्शन है वो अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग की फिनोमिना है, और अट्रैक्शन होता है तो हीट रिलीज होती है, इसलिए एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और डेल्टा एच क्या हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। समझ गए बच्चों कि स्थिर दाब पर 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषण में जितना ऊष्मा परिवर्तन हुआ उसे बोलते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी या अधिशोषण का एंथैल्पी परिवर्तन। चूंकि अधिशोषण एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, क्यों? क्योंकि ये अधिशोष्य और अधिशोषक अणुओं के बीच का आकर्षण है, इसीलिए इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। रासायनिक भौतिक अधिशोषण में ये कम होता है क्योंकि उनके बीच में वीक वंडर वाल फोर्सेस होते हैं। किसके बीच में, जो एडजॉर्बेट है और एडजॉर्बेंट है वहाँ वीक वंडर वाल फोर्सेस होते हैं। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में ये काफ़ी ज़्यादा है, 40 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल, क्योंकि इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो इतना समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो, सेकेंड एनर्जी चेंज है और वो है एंट्रोपी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन। तो देखो, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होने पर 1 मोल एडजॉर्बेट के एडजॉर्प्शन से जितना एंट्रोपी चेंज होगा उसे बोलते हैं क्या, हम एंट्रोपी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन। जब कोई गैसियस एडजॉर्बेट
सरफेस पर एडजॉर्ब होता है, तो ऐसे में उसके जो पार्टिकल्स हैं, मतलब एडजॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं, उनकी मूवमेंट की जो फ्रीडम है, मतलब उनके घूमने की जो फ्रीडम है, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, मतलब है प्रतिबंधित हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे में क्या होगा कि सिस्टम में जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज होगी, और जब डिक्रीज होगी तो फाइनल एंट्रोपी इनिशियल एंट्रोपी से तो कम हो गई, मतलब ये हुआ कि एडजॉर्प्शन में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है। समझ गए ना? मतलब है जैसे ही एडजॉर्प्शन होगा, मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे तो उनकी जो फ्रीडम है घूमने की, मूवमेंट होने की, वो कम हो गई, रिस्ट्रिक्टेड हो गई, बंधित हो गई। ऐसे में क्या होगी, डिसऑर्डर कम हो जाएगा सिस्टम में, डिसऑर्डर कम होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, तो ऐसे में एंट्रोपी चेंज क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि एडजॉर्प्शन का एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखो यही पे लिखा है कि टोटल एंट्रोपी चेंज इन एडजॉर्प्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड एंट्रोपी चेंज। समझ गए ना? कांस्टेंट सिर्फ हम ये ले लेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर, समझ गए ना? कांस्टेंट टेम्परेचर में जितना भी है हम एंट्रोपी चेंज वो हो रहा है, क्या एंट्रोपी चेंज, उसे हम बोलते हैं क्या, एंट्रोपी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन। कैसे सुन लें, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, समझ गए ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पर 1 मोल एडजॉर्बेट के एडजॉर्प्शन में जितना भी एंट्रोपी चेंज होता है उसे बोलते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन। तो टोटल एंट्रोपी चेंज इन एडजॉर्प्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन। मैंने अब यहाँ पे वही बताया मैंने कि जैसे ही एडजॉर्प्शन होगा फ्रीडम कम हो जाएगी, फ्रीडम कम होगी तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ गए ना? इसलिए जो एंट्रोपी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ तक बात समझ गए होगे आप। तो बच्चों स्थिर ताप पर, दाब नहीं, केवल स्थिर ताप पर 1 मोल अधिशोष के अधिशोषण में होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन अधिशोषण का एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। जब गैस अणु अधिशोषित होते हैं तो अणुओं के घूमने की स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो जाती है, जिससे तंत्र में कणों की अनियमितता कम हो जाती है तथा एंट्रोपी क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब सीधा सा आपको ये ध्यान रखना है कि एडजॉर्प्शन का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे बच्चों। मैंने जो है आपको ये ध्यान रखना है कि स्थिर ताप पर 1 मोल अधिशोष के अधिशोषण का अधिशोषण से होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन ही आपको क्या याद रखना है, अधिशोषण का एंट्रोपी चेंज। तो आप इसे नोट कर। अब हम आ जाते हैं फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन। तो देखो यहां पर क्या है कि कौन, जो हम इसकी डेफिनेशन दें कि कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो, तब 1 मोल एडजॉर्बेट के एडजॉर्प्शन में जितना फ्री एनर्जी चेंज होगा उसे हम बोलते हैं क्या, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन। समझ गए होगे? मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होने पर 1 मोल एडजॉर्बेट के एडजॉर्प्शन में जितना फ्री एनर्जी चेंज होगा उसे हम बोलते हैं फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन। चूंकि एडजॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप चलने वाली प्रोसेस है, इसीलिए ये बता दूं कि जो एडजॉर्प्शन का फ्री एनर्जी चेंज है वो कैसा होता है, नेगेटिव। तो समझ गए बच्चों कि स्थिर ताप और दाब पर 1 मोल अधिशोष के अधिशोषण में जितना मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, मुक्त अधिशोषण का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। चूंकि अधिशोषण एक स्वतः चलने वाला प्रक्रम है, इसीलिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यहाँ पर ऋणात्मक होता है। तो यही लिखा है कि टोटल फ्री एनर्जी चेंज इन एडजॉर्प्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट at constant pressure and temperature is called free energy change of adsorption. Adsorption is spontaneous process, therefore ठीक है, therefore
फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द एडजॉर्प्शन विल बी नेगेटिव, मतलब डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट कर लें। तो देखो इस तरह आपने एडजॉर्प्शन में देखा कि डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि ये तीनों नेगेटिव होते हैं एडजॉर्प्शन। ऑब्जेक्ट का काम तो क्वेश्चन है। अब हम आते हैं, एक होता है एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। तो देखो एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एडजॉर्प्शन चला, मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे हैं तो इसमें हीट रिलीज होती है। वो हीट कुछ मॉलिक्यूल को क्या करती है, सरफेस से डिसॉर्ब करते हैं, डिसॉर्ब मतलब डिसॉर्प्शन कर देती है। मतलब जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब है उनका फिर क्या शुरू हो जाता है उस हीट द्वारा, डिसॉर्प्शन। तो जब एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि एडजॉर्प्शन रेट और डिसॉर्प्शन रेट दोनों बराबर हो जाए, मतलब जुड़ने का रेट और निकलने का रेट, किसका, एडजॉर्बेट का, एडजॉर्बेट के एडजॉर्प्शन का रेट और डिसॉर्प्शन का रेट जब बराबर हो जाए तो उसे बोलते हैं हम क्या, एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। यही लिखा है मैंने कि व्हेन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बिकम इक्वल्स टू द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ एडजॉर्प्शन। अब आता है किस कंडीशन में, तो हम जानते हैं कि जहां भी इक्विलिब्रियम आएगा वहां डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा जी जीरो अगर हम इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में रख दें तो हम पाएंगे कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डेल एस। यहाँ पर टी इक्यू लिख दिया मैंने, ये वो टेम्परेचर है जहां पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। तो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं टी इक्यू क्या होगा, मतलब जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए उस समय डेल्टा एच और डेल्टा एस पता हो तो टी इक्यू की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये काफी कम होता है, जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए काफी हाई होता है। ठीक है, वो हम अभी मैकेनिज्म में देखेंगे। तो समझ गए बच्चों कि जब अधिशोषण का वेग और विशोषण का वेग बराबर हो जाए तो हम उसे बोलते हैं अधिशोषण की साम्यावस्था। ये कंडीशन याद रखनी है। डेल्टा जी जीरो होता है तो डेल्टा एच और ठीक है टी डेल एस दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इससे आप वो टेम्परेचर निकाल सकते हैं जब अधिशोषण साम्य लागू हो जाता है। उस समय कितना डेल्टा एच और कितना डेल्टा एस है, इनके रेशियो से हम निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप। तो मैंने इस तरह से आपको टोटल जो एनर्जी चेंजेस हैं किसमें, एडजॉर्प्शन में, वो बताए। आप इसे अच्छी तरह से समझें। कहीं कोई मिस्टेक छोटी मोटी हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया है। तो कोशिश करें कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।